हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रॉम द NCERT बुक। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पार्ट ऑफ द सेल में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, सेल वॉल ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द सेल वॉल एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हमने वो टॉपिक जो था थोड़ा इनकम्प्लीट छोड़ा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में न्यूक्लियस को ही कंटिन्यू करते हुए न्यूक्लियस में क्या क्या होता है हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो नाउ वी स्टार्ट विद द न्यूक्लियस। तो उसमें हम देखते हैं, आगे हम देख रहे हैं जीन के बारे में। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है और उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब होता है इट ट्रांसफर्स द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर और द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अब यदि हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें कि हाउ इट ट्रांसफर द कैरेक्टर, तो ये जो कैरेक्टर है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम इज़ द जीन्स। जो क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, जीन है। ये जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है ये किसके थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है ना। तो जीन्स इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जीन के थ्रू होता है ना। अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग तरह के जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल, आपका हेयर कलर क्या है, आपका आई कलर क्या है, आपका स्किन कलर क्या है, नोज़ का शेप कैसा है, बॉडी साइज़ कैसा है, आपकी हाइट कितनी होगी, ऑल दी कैरेक्टर, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारे कैरेक्टर जो हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, जीन्स पे करते हैं। यहाँ तक कि कुछ जेनेटिक डिजीज़ भी होती हैं जिनमें जो जीन्स के कारण होती है और वो जो है उनका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ जो है वो भी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है तो उनको क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब पर नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपने सुना होगा जर्म सेल थेरेपी के थ्रू। इसमें क्या होता है, जब बच्चा होता है उसी वक्त उसकी जो है वो प्लेसेंटा से सेल निकाल ली जाती हैं और उसके थ्रू जेनेटिक डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है ना। बट नॉर्मली जो, क्योंकि ये क्या होती है, जीन्स से जाती हैं। अब इतने मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ जीन्स में से किसी एक सिंगल जीन्स को ढूंढना इट इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, और उसको रिमूव किस तरह से किया जाए, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहती हैं। तो अब हम देख रहे हैं इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ ए हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने में। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन यू। इट मीन्स, मैंने आपको भी बताया कि आप में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहाँ से आए हैं, आपके पेरेंट्स से आए हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा हेयर कलर, आई कलर, नोज़, मतलब बच्चों का जो फेस कट है वो अपने मदर फादर से या दादा दादी से, मतलब फैमिली मेम्बर से मिलता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में क्या होता है, कॉमन जीन्स होते हैं, है ना। मदर फादर से ज़्यादा क्लोजली होता है, बाकी सबसे भी जो है जीन्स कॉमन होते हैं फैमिली मेम्बर्स में, मैटरनल हो या पैटर्नल, मतलब मदर साइड के हो या फादर साइड के। तो इसके कारण जो है ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव द ब्राउन आइज। अब यदि आपके पापा की ब्राउन आइज़ है तो इट में भी पॉसिबल कि वो ब्राउन आइज़ आपकी भी हो, कंपलसरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है ना। इफ़ योर मदर हैज़ करली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग करली हेयर्स। अगर आपकी मदर के करली हेयर हैं तो मे बी पॉसिबल आपके भी करली हेयर हो। मैंने फिर बोला कि इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स आते हैं वो मदर फादर दोनों में से आते हैं। तो डिपेंड करता है डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से। अगर मान लीजिए करली हेयर के ऊपर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर स्ट्रेट हेयर है, मतलब फादर के स्ट्रेट हेयर है, मदर के करली हेयर है, तो मे बी पॉसिबल आपके स्ट्रेट हेयर भी हो सकते हैं, आपके करली हेयर भी हो सकते हैं। However, the different combination of genes from parents result in the different characteristics. तो इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, जीन्स के थ्रू आते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल।
मैंने आपको पहले ही बताया न्यूक्लियस जो है इट इज़ द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। सेल को जो कंट्रोल करने का काम करती है वो कौन करती है? न्यूक्लियस करती है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था जो सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है वो भी न्यूक्लियस से ही होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना। तो ये जो है ये सेल डिवीज़न भी कहाँ से होता है? न्यूक्लियस से होता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, जैसे ये मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस है। हमने देखा न्यूक्लियस और सेल के बीच में जो फ्लूइड फील्ड था वो कहा जाता है साइटोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस एंड सेल के मतलब सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड था वो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है वो कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है वो कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यदि हम होल सेल मटेरियल को इंक्लूड कर ले, मतलब कि जितना भी फ्लूइड इसमें सेली सॉलिड फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब साइटोप्लाज्म पर न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके क्या बना लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस क्यों बोला गया है? बिकॉज इट हैव ए कैपेसिटी टू गिव द लाइफ, है ना। इसमें वो कैपेसिटी होती है कि लाइफ को स्टार्ट कर सकता है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म को एक लिविंग सब्सटेंस जो है वो कहा जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो न्यूक्लियस की बैक्टीरियल सेल होती है वो उस तरह से, जिस तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल होती है उस तरह से वेल डिफाइन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। हमने ये मेम्ब्रेन देखी। अब दरअसल बैक्टीरिया सेल में क्या होता है, सिर्फ ऐसा जेनेटिक मटेरियल कहीं भी डिस्पर्स्ड होता है, उसमें सेपरेट मेम्ब्रेन नहीं होती। तो वी कांट आइडेंटिफाई द वेयर इज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल बिकॉज लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं, सिर्फ उसमें सब्सटेंस जो है वो इसी तरह से मतलब कि एक जगह रहता है, ठीक है। तो इस टाइप की सेल जो है, और जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो भी विदाउट मेम्ब्रेन रहते हैं, तो हम उनको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या कहाँ गोल्गी बॉडी है, हम उनको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इस तरह की सेल जो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होती है, मतलब कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, जिनमें सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ये टाइप की सेल जो है वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो ये जो है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जो है कहलाती हैं। तो बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में इस तरह की सेल्स जो हैं वो मिलती हैं। अब आपने देखा होगा हम में या कुछ और जो दूसरे तरह के मतलब बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वेल डिफाइंड सेल और मतलब कि सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह की जो एडवांस टाइप ऑफ सेल होती है या न्यू टाइप ऑफ सेल जो होती है मतलब कि वो कही जाती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिनमें जो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है एंड हम आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्लियर है इतना? अब हम इसके आगे जो है वो देख रहे हैं सेल, थोड़े से सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। हमने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था तो हमको उसमें नोटिस किया था कि काफ़ी सारी स्पेस जो है वो ब्लैंक होती है ना। प्लांट सेल में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो ब्लैंक होती है। तो हम ये देखें, वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म नोटिस किया था आपने जब इस तरह से ऑब्जर्व किया था, है ना। इट इज़ कॉल्ड अ वैक्यूल। ये क्या कहलाता है? वैक्यूल कहलाता है। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज एन ओनियन सेल। सिंगल होता है ये, है ना। चिक सेल हैव ए स्मॉलर वैक्यूल। प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, और जबकि एज कम्पेयर टू प्लांट सेल एनिमल सेल के वैक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में फूड स्टोर्ड मटेरियल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में इतने स्टोर्ड फूड की ज़रूरत नहीं होती है, प्लांट फूड को स्टोर ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। ये एक पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं और प्लांट सेल के वैक्यूल बड़े होते हैं। You might have noticed several small colored bodies in cytoplasm of the cell. Trident-scantia leaf, they are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. These are called plastid. अब इसके बाद एक एडिशनल ऑर्गेनल और होता है जो कहा जाता है प्लास्टिड्स, है ना। अब ये देखो, ये अलग अलग तरह के क्या हैं, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ कलरफुल इस तरह से पिगमेंटेशन वाले। तो ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये होता है प्लास्टिड्स कहे जाते हैं।
इनमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज़ नोन एज द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है इट इज़ एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो दे आर हेल्पफुल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड प्लांट जो है अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देन हम आ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कंपैरिजन देखें तो देखो पहला कंपैरिजन तो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंट ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट। अब ये देखिए यहाँ नीचे टेबल बना है, मैं उसी के थ्रू समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल देखें तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म भी बोथ सेल में प्रेजेंट है। देन प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में एब्सेंट है। एनिमल और नॉट कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। तो इसीलिए एनिमल में जो है प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, और प्लांट जो है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आफ्टर दैट हम आ रहे हैं वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल में लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स देखे थे हमने, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल साइज़ के वैक्यूल्स होते हैं। तो कुछ डिफरेंस बताए गए। इसके बाद भी ये लाइसोसोम जो है ना, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एक सेंट्रोमियर होता है जो सेल डिवीज़न के वक्त दिखाई देता है। तो काफ़ी सारे डिफरेंस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, बट आपकी बुक में इतने ही हैं तो आप इतना ही देखिए। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसी तरह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैप्टर 9 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।